ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर फ्रॉम नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। 1913 में नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था और दो कामों के लिए किया था। सबसे पहले तो उसका काम था कि जो रदरफोर्ड ने गलतियाँ करी हैं उनको ठीक करे, और दूसरा उसने 1900 में जो मैक्स प्लैंक नामी साइंटिस्ट ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी, उसकी बुनियाद पर उसने लाइन स्पेक्ट्रम बयान करना था, जिसको रदरफोर्ड कह रहा था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का बनना जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी। कहे तो रदरफोर्ड भी लाइन स्पेक्ट्रम ही रहा था, लेकिन जो वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था उसके एन मुताबिक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा था, बिकॉज वो कह रहा था कि कंटिन्यूसली एनर्जी निकलती रहती है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो उसको ठीक किया नील बोहर ने, जिसमें पहला पोस्टुलेट हमारे पास उसने कहा कि एटम के पास फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, और जबकि रदरफोर्ड क्या कह रहा था कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। तो रदरफोर्ड ने कहा पहले पॉइंट में नील बोहर ने कहा पहले पॉइंट में रदरफोर्ड को कि एटम हैज़ फिक्स्ड ऑर्बिट्स। इसमें हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, उनका नाम ऑर्बिट्स होता है। जो सर्कुलर पाथ्स होती हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं सर्कुलर येलो कलर की पाथ्स डायग्राम में, दीज आर ऑर्बिट्स, नॉट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एंड उन ऑर्बिट्स को उसने नाम दिया KLMN। के पहला शेल, L दूसरा, M तीसरा, N चौथा। अच्छा, इन एनर्जी लेवल्स को उसने एक इंटीजर यानी n से रिप्रेजेंट किया। इस n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर शेल हमारे पास k है तो ये n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, मतलब पहला शेल। l है तो हमारे पास 2 होगी n की वैल्यू। अगर m शेल है तो n की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। अगर n शेल है तो हमारे पास n की वैल्यू 4 होगी। मतलब ये n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें नंबर ऑफ शेल बताता है कि कौन सा नंबर ऑफ शेल है। अगर पहला नंबर ऑफ शेल है तो एनर्जी लेवल लोवेस्ट सबसे कम होगी उसमें, सही है। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है, एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ख़ास ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व तो कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन वो ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ना ही इमिट करते, ना ही मतलब गेन करते हैं, ना ही वो निकालते हैं। सिर्फ जब उनको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करना होता है तो उस वक्त जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइक इस तरीके से ये हमारे पास पहला ऑर्बिट है, ये हमारे पास जो है दूसरा ऑर्बिट है। ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन, इसने यहाँ से इधर जाना है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यहाँ आ गया, सही है। अब इसने जो है यहाँ से दोबारा यहाँ जाना है, दोबारा नीचे जाना है, तो एनर्जी को वो लॉस करेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पांचवी और छठी पोस्टुलेट की बात। सातवीं की बात कर लेते हैं। अब जो ये एनर्जी इसने इधर से इधर जाने में एब्जॉर्ब करी, फॉर एग्जांपल वो 9 किलो जूल से जितनी भी, ठीक है। ऊपर से नीचे आने में इसने करी 5 एनर्जी एब्जॉर्ब। तो 9 में से हम जब 5 को माइनस कर देंगे हमारे पास 4 आ जाएगा जवाब। तो डेट 4 इज़ द डेल्टा ई। डेल्टा ई बेसिकली क्या है, जो हमें एनर्जी डिफरेंस बताता है, और ये एनर्जी डिफरेंस हमेशा 1 फोटोन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और 1 फोटोन के बिल्कुल बराबर होता है। और जो हमारे पास नील बोहर ने ये जो इक्वेशन लिखी है आपको नज़र आ रही होगी, विच इज़ HV। इसमें H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड जो हमारे पास V है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बेसिकली, या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो हमारे पास H नज़र आ रहा है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी बताता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लाइक इस तरीके से कि 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -34, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसका यूनिट है आपके पास जूल सेकेंड, ये यूनिट याद होना चाहिए, सही है। एंड मैं इसको इरेज कर लूँ ज़रा। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ये तो हो गया जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल जो है जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब जो है उसको दोबारा से
पहले एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे गया, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे आया, उसके लिए हमने डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस बता दिया, ठीक है। उसके लिए तो हमने ये वाली इक्वेशन बता दी सिंपली, ये वाली, सही है, कि 1 फोटोन के बराबर होता है। लेकिन अब एक ये न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में कंटिन्यूसली गोल गोल घूमे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, घूमे जा रहा है। तो अब उसकी वैल्यू आप किस तरीके से देंगे, आप देंगे उसकी वैल्यू एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम आपका बराबर होता है NH/2 के। ये L फॉर एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। n मैंने बता दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर पहला शेल है तो n की वैल्यू 1 होगी, दूसरा शेल है तो n की वैल्यू 2 होगी। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू, दूसरा शेल है तो 2 हो जाएगी, सही है। जैसे L शेल है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, सही है। अच्छा, h की वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू उनको बता दी, ये रही, सही है। ये यहाँ पे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे इसकी वैल्यू, डिवाइड करेंगे 2 पाई से, पाई की वैल्यू क्या है 3.142 लिख देंगे इस तरीके से, 2 को 2 से कैंसिल, या फिर पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल देंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा। पेपर में नहीं आता न्यूमेरिकल के तौर पे, लेकिन बोहर का ये पोस्टुलेट है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास एक सर्कुलर ख़ास ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा हो, सही, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे आ रहा है, सही है। जब ऊपर और नीचे जंपिंग का यानी एक्साइटेशन का होगा, यहाँ से यहाँ या फिर दोबारा ऊपर से नीचे, तो वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ई वाला, जो कि 1 फोटोन के बराबर है। और जब एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो वो आ जाएगा mvr = NH/2 तो ये तो हो गए हमारे पास बोहर के पोस्टुलेट्स। अब आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में, इसमें हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है ना, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। कि बोहर की थ्योरी किस पे एप्लीकेबल है, क्या हुदूद है उनकी, किन किन चीज़ों पे वो हो सकती है। तो मोनो का मतलब होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज़ मतलब एटम, एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम। हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो उस पर ये ईज़िली अप्लाई हो सकती है। लिथियम, जिसमें हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है, एंड 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 उसने निकाल दिए। जब 2 निकाल दिए तो आपको बुक में लिखा हुआ नज़र आ रहा है Li+2। लिथियम मेटल है, मेटल के साथ हमेशा ऊपर प्लस आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसलिए 2 लिख दिया, +2 बन गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम में? 3 होते हैं, 3 में से 2 माइनस करो, 1 बच गया, तो बन गया मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो लिथियम पर भी ये अप्लाई हो सकती है बोहर की थ्योरी। अब आ जाते हैं बोरोन के ऊपर। ओके, तो बोरोन में यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे B+3 लिखा हुआ है। बोरोन में टोटल आपके होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शॉर्ट फॉर्म है E, और ऊपर माइनस का इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि नेगेटिव है वो लिख दिया। तो बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको मोनो इलेक्ट्रॉनिक यानी एक इलेक्ट्रॉन वाला बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? मुझे 4 निकालने पड़ेंगे ना, सही है। जब 4 निकालूंगा तो 4 आ जाएगा, और बोरोन मेटल है तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक है, ठीक है, B+4 होगा। तो लास्ट पॉइंट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल लिमिटेशंस, कि ये एप्लीकेबल है सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ पे, एंड मैंने मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, ज़िमन इफेक्ट नहीं बताया इसने, स्टार्क इफेक्ट नहीं बताया। व्हाट इज़ ज़िमन इफेक्ट? जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पे एटम्स का अफेक्ट होता है। स्टार्क इफेक्ट जो हमारे पास एटम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड पे अफेक्ट होता है, वो उसने नहीं बता पाया। और जो हमारे पास हेज़नबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उसके ख़िलाफ़ जा रहा था। अच्छा, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपके सिलेबस में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आपने जस्ट सिर्फ ये याद रख लेना है हेज़नबर्ग के लिए, इस वक्त के लिए डिटेल ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ एक चीज़ कर लेनी है कि हेज़नबर्ग जो है हमारे पास वो ये कहता है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जो इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, हमने अभी पढ़ा था कि एक ऑर्बिट के अंदर वो कंटिन्यूसली ऐसे घूम रहा होता है, सही है, घूम रहा है। तो अब हम इसकी पोजीशन, इसकी स्पीड मालूम नहीं कर सकते। हर पॉइंट पे इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, कभी वो यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, सही है। और हर पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बड़ी तेज़ी से घूम रहा होता है, अलग स्पीड से घूम रहा होता है, और दूर होगा तो वो अलग स्पीड से घूम रहा होगा, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो वो यही कह रहे थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, जो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट था उसने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड मालूम करना पॉसिबल नहीं है, और उसकी पोजीशन, स्पीड और पोजीशन मालूम करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। आप पोजीशन मालूम करने बैठ जाएंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, आप स्पीड मालूम करने बैठ जाएंगे तो स्पीड हर पॉइंट पे चेंज होती रहेगी। तो दोनों को हम एक साथ नहीं मालूम कर सकते थे, सिर्फ वो ये कह रहा था। मालूम तो कर सकते थे लेकिन एक साथ नहीं कर सकते थे, ठीक है। किसको? स्पीड एंड पोजीशन को। दैट इज़ ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन शॉर्ट, जिससे बोहर जो है डेविएट कर रहा था। ऑल्दो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है ये फोर्थ पॉइंट, बोहर ने जो है बड़े बड़े एटम्स का स्पेक्ट्रा नहीं बता पाए। बड़े बड़े एटम्स से मुराद वो एटम्स जिनके एटॉमिक मासेस ज़्यादा होते हैं, लाइक 30, 40 इस तरीके से। तो उनके एटॉमिक मासेस जिनके ज़्यादा थे उनका स्पेक्ट्रा नहीं बता पाए। स्पेक्ट्रा मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये प्रिज्म पड़ा हुआ है, ये लाइट पास करी, डिफरेंट कलर्स में वो निकल गई, दैट इज़ स्पेक्ट्रा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है मॉडर्न थ्योरीज। इसी में आता है आपके पास प्लांक्स की थ्योरी आती है, आइंस्टाइन की आएगी, एंड बोहर ने जो इसका इस्तेमाल किया। अच्छा, प्लांक्स ने क्या किया, 1900 में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन, सिंपल उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी निकालते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स निकालते हैं। उन पैकेट्स को फोटॉन्स कह लें या क्वांटा कह लें या क्वांटम कह लें, बात एक ही है। क्वांटा सिंगुलर और क्वांटा में सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क है, ठीक है। एंड उसका दूसरा नाम फोटॉन है। ये कहा था मैक्स प्लैंक ने, सिंपल। मैक्स प्लैंक की थ्योरी आपसे कोई नहीं पूछेगा, इतनी छोटी सी स्टेटमेंट वैसे भी कोई नहीं पूछेगा, इतनी सी है यहाँ तक सिर्फ इसकी, बस। ये कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद आती है आपके पास एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो कि E=mc² है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये रहा। इसने सिंपल कहा था कि एनर्जी और मास जो है वो एक दूसरे के, ये एनर्जी है E और ये मास है, एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, मास अगेन एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। C जो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि कांस्टेंट होती है हर जगह पे। ये थी आइंस्टाइन की थ्योरी, ठीक है। एंड नील बोहर का जो आगे लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि नील बोहर ने प्लैंक की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए लाइन स्पेक्ट्रम दिया था हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसमें बस सिंपल इसने कहा है डी ब्रॉगली ने कि इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर्स होती हैं। एक उसकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाली नेचर होती है और एक उसकी वेव की सूरत में ट्रैवल करने वाली नेचर होती है। बस आपने सिर्फ डी ब्रॉगली का ये याद रखना है, उसकी इक्वेशन की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें है हमारे पास नेक्स्ट स्क्रॉडिंगर एटॉमिक मॉडल। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इतना नहीं है लेकिन थोड़ा सा हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट है। स्क्रॉडिंगर ने बेसिकली यही कहा था। पहले ये इसके 4 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। पहले पॉइंट उसने कहा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिटरमाइंस दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन वेरियस लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस। ही फाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसने थोड़ा सा बस बोहर की थ्योरी में इजाफा कर दिया। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में पाए जाते हैं, इसने बोला मज़ीद के ऑर्बिट में पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हमारे घर में जो अभी वॉल पे ऊपर टॉप पे पंखा लगा हुआ है, वो उसके 3 इस तरीके से विंग्स हैं, तो वो 3 विंग्स हमें नज़र नहीं आते जब वो रोटेट करना स्टार्ट होता है, हमें एक सर्कुलर पाथ ऐसे नज़र आता है पंखा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट के अंदर यूं घूम रहे होते हैं, तो इस तरीके से हमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता हुआ नज़र आता है, ऐसा ना, ऐसा बनता हुआ नज़र आता है। तो ये स्क्रॉडिंगर का कहने का मतलब था, ठीक है। उसने बोहर की बात को गलत नहीं कहा, उसने बोहर की बात में सिर्फ इजाफा दिया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में ऑर्बिट के अंदर ही वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, ईच एनर्जी सबशेल इन ऑर्बिट हैव डिफरेंट शेप्स व्हिच डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर सबशेल का अपना अपना जो है शेप है। अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूँ वो गोल होता है, पी ऑर्बिटल की मैं बात करूँ
तो वो ऐसा डम्बेल शेप का होता है। डी ऑर्बिटल की मैं बात करूँ तो वो ऐसा डबल डम्बेल होता है, ठीक है। और एफ ऑर्बिटल की कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर सा होता है, ठीक है। तो उसने कहा था हर सब शेल की अपनी अपनी एनर्जी, अपनी अपनी शेप्स होती हैं जो प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को ज़ाहिर करती हैं। तीसरा उसने कहा डिफरेंट सबशेल्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब उसने कहा ऑर्बिटल्स को उसने नाम दे दिए। पहला ऑर्बिटल जो है वो है आपके पास एस, जो दूसरा ऑर्बिटल है वो पी, तीसरा जो है आपके पास डी, चौथा है आपके पास एफ। आपके सिलेबस में सिर्फ ये 2 ऑर्बिट्स शामिल हैं, आपने इनको देखना भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास उसकी शेप्स मैंने आपको पहले ही बता दी। द नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन द एनर्जी सब शेल। द नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की काइंड्स मतलब एस है, पी है, डी है, एफ है, वो सब शेल एनर्जी सब शेल पे डिपेंड करती है। मतलब क्या है इस बात का कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सब शेल है, हमारे पास दूसरा पहला फॉर एग्ज़ाम्पल के है, सही है, ये न्यूक्लियस आ गया, ये पहला के शेल मेरे पास आ गया, ठीक है, ये के शेल आ गया। के शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पहला आ गया, ये मेरे पास दूसरा आ गया, सही है। तो अब जो है, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा सब शेल और ऑर्बिटल का, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एस वी डी एफ क्या है, लेकिन अब बुक में सीक्वेंस वाइज इनको देना चाहिए तो उन्होंने नहीं दिया हुआ, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब शेल एंड शेल का, वहाँ आपको समझ में आएगा सही से। तो ये जो है इनके कहने का ये मतलब है डिपेंड ऑन एनर्जी सब शेल। एनर्जी सब शेल मेरे पास क्या है इस वक्त, के है, एंड नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो के सब शेल में सिर्फ 2 एस ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो किस पे अब मैं एल शेल पे जाऊंगा तो उसमें आपको पी ऑर्बिटल भी मिलेगा, एस भी मिलेगा, लेकिन के में आपको पी नहीं मिल रहा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस सब शेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि इस वक्त के है, कि कौन सा किस्म का एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर आएगा, एस है। तो ये इसके चौथे पॉइंट का मतलब था। बस इसके 4 पोस्टुलेट्स करने थे, डेट्स और कुछ भी नहीं करना था। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आता है और कुछ भी नहीं आता। ये जो सारी डिटेल इतनी बड़ी दी हुई, ये कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो पढ़ना है मैं आपको ये बता देता हूँ, जो यहाँ तक पूरी डिटेल दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन से वर्ड निकला है। इलेक्ट्रॉन्स को एटम के ऑर्बिट्स में तकसीम करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सिंपल आप यूँ करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स इट। डेफिनेशन भी कोई नहीं पूछता इसकी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी शेल एंड सब शेल वाली, जो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये है आपके पास न्यूक्लियस में डायग्राम से समझा दूंगा एक ही बार में। ये है आपके पास न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस। ये आपके पास मैं सिर्फ एक शेल बना रहा हूँ, सही है। ये आपके पास आ गया पहला शेल, जिसको हम कहते हैं के शेल। दूसरा शेल अगर मैं बनाता हूँ तो इसको हम कहते हैं एल शेल। तीसरा शेल अगर मैं बनाता हूँ तो इसको हम कहते हैं एम शेल। और अगर मैं चौथा शेल बनाता हूँ तो उसको हम कहते हैं एन शेल। तो कितने शेल्स हो गए, इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे भी सिर्फ ये 4 काफ़ी हैं। के पहला, एल दूसरा, एम तीसरा, चौथा एन। ये क्या है हमारे पास, के एल एम एन क्या है हमारे पास, शेल्स हैं। अच्छा, अब इस शेल का दूसरा नाम भी होता है, और वो दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्बिट। तो अगर शेल कोई बोले या कोई ऑर्बिट बोले, बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं दोबारा बना रहा हूँ न्यूक्लियस। ये है मेरे पास के शेल, ये है मेरे पास एल शेल, ये है मेरे पास एम शेल, और एन शेल भी इससे ऊपर बनेगा, लेकिन अभी मैं नहीं बना रहा बिकॉज स्पेस नहीं है। अच्छा, अब के शेल में हमारे पास याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एल शेल में हमारे पास 8 आते हैं। एम में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं।
एंड एन शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सही है। तो अब के शेल में कितने आते हैं हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एल शेल में 8 आते हैं, 2 2 4 5 6 एंड 7 8। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर अराउंड न्यूक्लियस, इनको तो पता है आपको ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल है। सही है। अच्छा, अब ये सब शेल क्या है? सब शेल का दूसरा नाम क्या होता है पहले वो याद कर लें, ऑर्बिटल होता है। सही है, सब शेल का दूसरा नाम ऑर्बिटल होता है। अच्छा, अब वो सब शेल का मतलब क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे हमारा हाउस है, हम जो है हाउस के अंदर नहीं रहते बेसिकली, हाउस के अंदर जो रूम्स हैं हम उनके अंदर रहते हैं। इसी तरीके से हाउस जो है ये ऑर्बिट है और जो रूम्स हैं ये आपके ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स मतलब सब शेल एंड ऑर्बिट मतलब शेल, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ना। मैं कोई भी नाम लूँ आप मतलब तो वही इस चीज़ का। सही, तो मैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल अब नाम लूँगा। तो ऑर्बिट क्या है? घर। हम घर में नहीं रहते, हम कमरों में रहते हैं। तो ऑर्बिटल कमरे, ऑर्बिट घर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिट के अंदर नहीं रहते, ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। तो वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल का दूसरा नाम सब शेल। सही है। तो वो ऑर्बिटल मैं बना देता हूँ, ऐसे होते हैं, बॉक्स टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सही है। तो ये गोल गोल क्या हो गया? ऑर्बिट हो गए, और ये जो बॉक्स टाइप है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या हो गई? द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या द स्पेस वेयर वी फाइंड एन इलेक्ट्रॉन, वो जगह जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिले उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, या ऑर्बिटल का दूसरा नाम सब शेल। और वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसको हम कहते हैं ऑर्बिट, या ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल। क्लियर हो गया कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, शेल क्या होता है। ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल होता है और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ऑर्बिटल और सब शेल दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही अलग अलग नाम है, एक ही चीज़ है। अच्छा, अब जो है आपके पास ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके अंदर ये आपको याद करनी है, ये 2 चीज़ें कि हमारे पास जो है ना, के शेल पहला शेल होता है, ये पहला ऑर्बिट होता है। देखिए ना, शेल को ऑर्बिट उन्होंने खुद भी कह दिया। एल शेल को सेकंड ऑर्बिट, एम शेल में थर्ड ऑर्बिट, एन शेल फोर्थ ऑर्बिट है। सही है। और ये एन क्या बताता है? नंबर ऑफ़ ऑर्बिट बताता है। अगर के शेल है तो एन की वैल्यू 1 होगी, एल शेल है तो एन की वैल्यू 2 होगी, एम शेल है तो एन की वैल्यू 3 होगी, एन शेल है तो एन की वैल्यू 4 होगी। सही है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद नहीं करनी, ये जो चीज़ है, एंड ये भी आपने याद नहीं करनी। इसमें बस आपने जस्ट याद करना है कि के शेल जो है आपका पहला ऑर्बिट है, एल शेल आपका दूसरा ऑर्बिट है, एम शेल आपका तीसरा ऑर्बिट है, एंड एन शेल आपका फोर्थ ऑर्बिट है। के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल में आपके 18 होते हैं, एन शेल में 32। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि के शेल में 2 होते हैं, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32। ये हो गया। और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। पी सब शेल के अंदर कितने आ सकते हैं? 6। और डी सब शेल के अंदर आ सकते हैं 10। एफ सब शेल में आपके पास 14। बल्कि इसको छोड़ दें, डी और एफ से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको छोड़ दें। सही है। बस आपने क्या याद करना है कि एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। और पी सब शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक ये वाला, सही है, ये वाला पूरा आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको सिर्फ ये हटा दें, इसको ये चीज़ हटा दें, ठीक है, ये हटा दें, बाकी आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें ये हटा दें, ये हटा दें, ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अच्छा, अब जो है इसमें आपके पास पेपर में सवाल आता है, डिफरेंस, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन शेल एंड सब शेल, या फिर यूँ भी दे देते हैं, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, शेल आ जाए या ऑर्बिट आ जाए एक ही बात है, एक ही नाम है। सब शेल आ जाए या ऑर्बिटल आ जाए, दोनों एक ही नाम है। अच्छा, पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इन ही एलिमेंट्स की आएगी।
इनके अलावा एक एलिमेंट भी आपको बाहर नहीं देंगे। और आपको पी ऑर्बिटल के अलावा कोई नज़र आ रहा है? एस और पी के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा ना पूरे चार्ट में, तभी मैंने डी और एफ़ को जो है वैल्यूज़ याद करने से मना कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके न्यूमेरिकल का पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 2। इसकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी जो है आपने फ़िलहाल इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है। एंड एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला 2n²। ये लाइन आपको पूरी याद होनी चाहिए। इसमें ये 2n² अच्छे तरीके से रट लें, इसको याद कर लें। एक ही फार्मूला 2n²। एमसीक्यूज़ में आ सकता है ऑप्शंस में कि यूँ आ सकते हैं, ए ऑप्शन n, बी ऑप्शन n² आ सकते हैं, सी ऑप्शन आ सकता है 2n, डी ऑप्शन आ सकता है 2n²। तो आपने 2n² पे सर्कल करना है। ठीक है, अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का न्यूमेरिकल बहुत आता है। इसके अलावा आपको शेल और सब शेल की 3 डिफरेंसेस याद करने हैं। शेल का दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिट। ये देखें लिखा हुआ भी इन्होंने शेल और ऑर्बिट। और ऑर्बिटल का दूसरा नाम क्या है आपके पास? सब शेल। ठीक है, ये पता होना चाहिए K11 आपके पास 4 शेल्स होते हैं। के शेल आपके पास पहला शेल होता है, एन आपके पास एल दूसरा होता है, एम तीसरा शेल होता है, एन चौथा होता है। सब कुछ डायग्राम में बना हुआ है। और जब आप ऑर्बिटल को डिस्कस करेंगे तो ऑर्बिटल के लिए आपने यानी सब शेल के लिए आपने ये कर लेना है कि एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी और एफ का आपने नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का न्यूमेरिकल इंशाल्लाह बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल के 3 डिफरेंसेस। बस इस टॉपिक में यही है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब आता है हमारे पास लास्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोटोप्स आते हैं। किसी के भी आइसोटोप्स पूछ लेंगे, हाइड्रोजन के पूछ लेंगे, यूरेनियम के पूछ लेंगे, क्लोरीन के पूछ लेंगे या कार्बन के पूछ लेंगे, और उसकी यूजेस यानी उसके एप्लीकेशन। तो पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक एटम है, उसमें उसका जो है एटॉमिक मास यानी जो ए है वो डिफरेंट है, और उसका एटॉमिक नंबर जो Z है वो सेम है। ठीक है, तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। सही है, या फिर हम यूँ कह लें कि एक ऐसा एटम जिसमें आपके पास न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो, सही है, एंड प्रोटॉन नंबर आपके पास सेम हो। सही है, क्योंकि आपके पास आइसोटोप्स में क्या चीज़ सेम होती है? एटॉमिक नंबर सेम होती है। और एटॉमिक नंबर होता ही क्या है? प्रोटॉन नंबर ही तो होता है। तो अगर मैं यूँ कह दूँ कि आइसोटोप्स आपके पास वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। या फिर मैं यूँ कह दूँ एक ऐसा एटम जिसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे देखें, बुक में देखें लिखी हुई हैं। They have same atomic number and number of protons but different number of neutrons। या फिर आप यूँ कह लें हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सही, तो पेपर में जब आएगा आपने क्या लिखना है? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। दैट्स इट, डेफिनेशन ख़त्म हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। पूछ लेते हैं कि नेम्ड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जस्ट आपने नाम लिखना है। पहले का वाले का है प्रोटियम लिखा हुआ है, दूसरे वाले का ड्यूट्रियम, तीसरे वाले का ट्रीटियम। बस आइसोटोप्स के नाम पूछते हैं। हाइड्रोजन के पूछ लिए तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये 3 नाम आपके सामने मैंने रेड से मार्क कर दिए, आपने लिख देने हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है यूरेनियम का अगर पूछते हैं आइसोटोप्स तो आपने यूरेनियम के फ़ौरन से बता देना है कि यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं आपके पास ये 3, आपने यूँ करके बना देने हैं इस तरीके से। जो ग्रीन बॉक्स में बने हुए हैं आपने सिर्फ ये बना देना। ये जो नीचे लिखा है ना चीज़ें, ये आपने नहीं लिखनी, बाकी ये लिख देना है जो ऊपर मैंने छोड़ दिया ग्रीन बॉक्स में, अगर यूरेनियम का पूछ लिया तो। अच्छा, अगर कार्बन का पूछ लिया तो आपने क्या करना है? फिर कार्बन का मैं बना देता हूँ, बना हुआ नहीं है, तो आपने फिर वही करना है। ठीक है, कार्बन का आपने इस तरीके से करना है। कार्बन के पास बेसिकली 2 या 3 होते हैं, हाँ 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के पास। सही है, और इसको मैं बनाता हूँ।
ओके, तो 3 आइसोटोप्स हमारे पास इससे बनेंगे। पहला कार्बन, नीचे 6 आ गया, ऊपर 12, ये हो गया। दूसरा कार्बन ऊपर 13, नीचे 6। तीसरा आइसोटोप कैसे बनेगा, कार्बन ऊपर 14 है, नीचे 6। सो दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब क्लोरीन का अगर पूछ लिया आइसोटोप्स आपने क्या करना है, तो आप क्लोरीन कैसे कैसे बताएंगे, नज़र आ रहा है आपको पर्पल बॉक्स, इसको हटा दें, बस सिर्फ आपने ये बना देना है, ठीक है। तो आइसोटोप्स का सिर्फ यही पूछते हैं, डिफाइन आइसोटोप्स। और जो मेनली पूछते हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का पूछते हैं, और वो 3 होते हैं आपके पास, ये रहे नाम, बस नाम बताने हैं आपने, ठीक है, ये बता दिए। और अगर दूसरा कोई पूछ लेंगे तो आपका यूरेनियम का ही पूछ लेंगे, ठीक है, वैसे हाइड्रोजन ही पूछते हैं। अच्छा, अब यूजेस आ जाएँ। यूजेस बहुत इजी से आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है जी, फास्फोरस यूज़ होता है। बॉडी कैंसर के लिए कोबाल्ट यूज़ होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन, एंड बोन की ग्रोथ कैसी हो रही है उसके लिए आप टेक्नीशियम का करते हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन मतलब सफाई के लिए, प्योरिटी के लिए, मटेरियल्स जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना लोहे के बने हुए, उनकी सफाई के लिए हम गैमा रेज करते हैं, बिकॉज गैमा रेज ना बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा चुभने वाली होती हैं, तो उससे कोई भी बैक्टीरिया बच नहीं पाता। इसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे यूजेस लिखे हुए हैं, आपने जितने यूजेस याद करने हैं वो हैं 3, सिर्फ 3 यूजेस याद करने, सिर्फ कोई से भी 3 यूजेस छोटे छोटे से आप कर लीजिएगा, कोई से भी 3, ये करने की ज़रूरत आपको नहीं है, कोई से भी बस 3 यूजेस। तो आइसोटोप्स के टॉपिक में हमारे पास उसकी डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन जो ब्लैक से आपको नजर आ रही है, आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप्स के हाइड्रोजन के नाम, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम में जो ग्रीन बॉक्स आपको नज़र आ रहा है उसमें मैंने कट भी कर दिया था कि क्या नहीं करना। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन मैंने बना दिए थे आपके सामने, वो बना लीजिएगा। अगर पूछें तो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ये 2 पर्पल बॉक्स, एक्सेप्ट ये जो 17 प्रोटॉन्स 18 न्यूट्रॉन्स लिखा हुआ है ये, एंड 3 यूजेस आइसोटोप्स के कोई से भी, ठीक है। तो डेट इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर 2। इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सॉरी, वन मोर थिंग मिसिंग इन माई लेक्चर वॉज डेट के ये जो हमारे पास शेल और सब शेल के डिफरेंसेस आते हैं ना 3, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं बच्चों को, तो ईमेल लिखवा देता हूँ यहाँ पे, आप इसको लिख लें। शेल का दूसरा नाम है आपके पास ऑर्बिट, ठीक है, सब शेल का दूसरा नाम है ऑर्बिटल, तो मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं, ठीक है, बस आप कर लीजिएगा इसको। शेल का पहला पॉइंट आपके पास इट इज़ द, आप लिख लें इसको, इट इज़ द सर्कुलर पाथ, इट इज़ द सर्कुलर पाथ इन विच electrons revolve around the nucleus of an atom. Subshell, the place where the electron is present is called subshell. Shell का दूसरा, these are K, L, M, N, etc. Subshell का दूसरा, these are S, P, D and F, सही है। 3 पूछते हैं। तीसरा पॉइंट, ये शेल था यहाँ पे सब शेल, सही है। शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट एंड सब शेल का दूसरा नाम ऑर्बिटल। अच्छा, शेल की शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है, सर्कुलर लिख देंगे। द शेप ऑफ शेल इज़ सर्कुलर। सब शेल में आप लिखेंगे एस ऑर्बिटल इज़ स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल इज़ डम्ब बेल, डम्ब बेल की स्पेलिंग, एंड डी ऑर्बिटल इज़ डबल डम्ब बेल। तो 3 डिफरेंसेस आपके बन गए।